नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके बारे में डिटेल से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ओब्लिकली देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेक्चर हमेशा की तरह बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में, ठीक है ना। देखिए, मान लो ये एक मीडियम है और ये है सेकंड मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और कैसे ट्रेवल करती है? ओब्लिकली, तिरछी ट्रेवल करती है ऐसे। तो होता क्या है, ये लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। एक्चुअल में तो इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे सीधा। बट ये क्या करेगी, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, या इस तरफ मुड़ जाएगी या उस तरफ मुड़ जाएगी। लाइट का अपने रास्ते से ये जो भटकना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ओब्लिकली देन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। इसका कारण क्या है? अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। उस लाइट के स्पीड के अंदर जो चेंज आता है, उससे लाइट रे क्या करती है? अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक गमन करती है, तो वेग में या चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये डेफिनेशन मैंने पहले लिखी थी, दोनों को लिखता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। बात आई सर ये ओब्लिकली क्यों? अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वो डेविएट नहीं होगी, सीधी मूव कर जाएगी। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। तो अभी ये है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब देखिए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन के दौरान अगर मैं कहूं कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण, तो वो क्या है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और लाइट की स्पीड में जो चेंज है, वही रिफ्रैक्शन का क्या है? कारण है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट की स्पीड बदलती है। स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। और क्या चीज बदलती है? वेवलेंथ चेंज होती है। और क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी नो चेंज। फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी है, ना कि मीडियम की प्रॉपर्टी है। बदला क्या है? बदलता तो मीडियम है, कोई लाइट का सोर्स थोड़ी बदला है। तो अगर लाइट सोर्स बदलते हो तो फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो रिफ्रैक्शन के दौरान, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदलती है, और आवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और क्या खास बात है? व्हेन
light moves from denser to rarer medium, it bends away from normal। क्या बोला है? अगर लाइट, ये है डेंसर मीडियम, ये क्या है? रेयरर मीडियम। जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो जैसे ये ऐसे जा रही थी, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ती है। कैसे मुड़ती है? अभिलंब से दूर मुड़ती है। When light moves from denser to rarer medium, it bends away from normal। ये मान लिया क्या है? नॉर्मल। और ये किधर बैंड हो गई? उस तरफ बैंड हो गई। और when light moves from rarer medium to denser medium, it bends towards normal। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है। ये रे आई ऐसे, ये क्या है? नॉर्मल। इसको जाना कैसे था? ऐसे। बट ये कहां से जा रही है? रेयरर मीडियम से किधर जा रही है? डेंसर मीडियम में। तो ये क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मल की तरफ कैसे बैंड होती है? नॉर्मल से दूर कैसे बैंड हो रही है? सघन माध्यम क्या है? विरल माध्यम क्या है? हम सब चीजें समझेंगे एक एक करके, बस बने रहिए। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो किस तरफ मुड़ती है? अभिलंब की तरफ मुड़ती है। और खास बात क्या है? अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ये मान लिया मीडियम फर्स्ट है, ये मान लिया मीडियम सेकंड है। ये दोनों के बीच जो लाइन है, जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है, उसे बोलते हैं इंटरफेस। कौन सा फेस? इंटरफेस। हिंदी में कहूं तो अंतरापृष्ठ। जब प्रकाश की किरण इस इंटरफेस पे गिरती है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये है नॉर्मल। ये क्या चीज है? नॉर्मल। अब देखिए, और ये कौन सी रे होती है? रिफ्रैक्टेड रे। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। जब जैसे मेरी ये उंगलियां हैं, एक के पीछे एक,
ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब दूसरा लॉ है, वो क्या बोलता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अब समस्या ये थी कि आई आर पर कैसे डिपेंड करता है, आई बढ़ाने पर आर बढ़ता है क्या, आई बढ़ाने पर आर घटता है क्या, तो ये नहीं समझ आ रहा था। जब हमने प्रावर्तन पढ़ा, प्रावर्तन के अंदर क्या था, आई किसके इक्वल था, आर के इक्वल था। बट यहां दिक्कत आ रही थी कि आई किसके इक्वल है। तो रिसर्च के बाद स्नेल नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल क्या देखता है कि जैसे यहां से एक रे आई, ये एंगल कितना है, जैसे नॉर्मल रे आई, यहां पे आई कितना है 0, तो वो देखता है रे एकदम सीधी निकल गई, आर भी क्या है 0। आई किसके बराबर लगा, आर के बराबर। फिर आई की वैल्यू बढ़ाई, आर आई की वैल्यू बढ़ाई तो आर की वैल्यू भी बढ़ गई, आई बढ़ाया आर भी बढ़ गया। तो स्नेल को एक बात तो पता चल गई कि आई बढ़ने पर क्या बढ़ रहा है, आर। उन्होंने आई को फिर बढ़ाया, आर फिर बढ़ गया। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि आई बढ़ाने पर आर बढ़ तो रहा है, बट किस रेशो में बढ़ रहा है। आई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई आर की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई आर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, और लास्ट के अंदर वो एक चीज देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का रेशो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। साइन आई अपॉन साइन आर, यहां पे लगाया, फिर यहां पे और लगा दिया, मान लिया ये आई डैश है आर डैश, साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, ये मान लिया डबल डैश बराबर साइन आई डबल डैश साइन आर डबल डैश। यहां तक ये क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, इनका साइन का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो स्नेल ने ये बात कह दी कि ये दोनों का रेशो क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा रेशो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या होता है, नियत होता है। बट जैसे ही उन्होंने मीडियम बदले तो ये नियतांक फिर बदल रहा था। अब दिमाग खराब हो गया कि वास्तव में ये नियतांक है क्या। इतना कंफर्म हो गया, मीडियम बदलते ही ये नियतांक बदलता है, कांस्टेंट बदलता है। इस नियतांक का नाम दिया स्नेल ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। अब हिंदी में लिखूं तो अपवर्तनांक। तो स्नेल ने दूसरा रूल था वो क्या हो गया, ये फर्स्ट लॉ तो क्या है, आपतन किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या होता है, नियतांक के बराबर होता है, कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, कांस्टेंट के बराबर है, जिसका नाम क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 1, μ2 1। अब μ2 1 क्या है, इसको अपने डिटेल में पहले समझेंगे, फिर वापस स्नेल्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि इससे आगे के स्टेप में क्या होगा।
तो अब बात करते हैं हम इस कांस्टेंट की, जिसको स्नेल ने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? हिंदी में लिखूं तो अपवर्तना। एक बात तो यहीं से क्लियर हो गई थी स्नेल को कि मीडियम बदलने से अपवर्तनांक बदलता है। मतलब अपवर्तनांक क्या है, माध्यम की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब स्नेल बताता है कि अपवर्तनांक दो तरीके के हैं। पहला कौन सा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे मैं अंग्रेजी में लिखूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बुक इसको म्यू से रिप्रेजेंट करती है और कुछ बुक इसको एन से रिप्रेजेंट करती है। तो इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एन से। एनसीईआरटी एन से लिखती है, स्टैंडर्ड बुक्स कीजिए क्या ले रही है, म्यू, रेफरेंस बुक म्यू यूज कर रही है। म्यू एक्चुअल में है क्या, म्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। अगर मैं निर्वात में चाल c से दर्शाऊं और माध्यम में चाल को किससे डिनोट करूं, v से, तो म्यू क्या हो गया, c अपॉन v। मात्रक क्या होगा इसका, यूनिट, तो c की भी यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है स्पीड, इसकी भी क्या, मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, ना ही इसकी विमा होती और ना ही इसका मात्रक होता। और क्या खास बात है, सुनिए, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, अदिश है। अब यहां से देखिए, अगर आपको किसी भी मीडियम का म्यू पता हो, सी हमें पता है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी हमें पता है। अगर हमें किसी मीडियम का म्यू पता हो तो हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी या चाल ज्ञात कर सकते हैं उस माध्यम में। तो विद द हेल्प ऑफ म्यू, विद द हेल्प ऑफ म्यू वी कैन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में हम प्रकाश की क्या ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। और क्या खास बात है इसकी, म्यू आपको बताएगा कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है। जिस मीडियम का म्यू ज्यादा है वो मीडियम होगा डेंसर, वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर। और जिस मीडियम का म्यू कम है वो कैसा होगा, रेयरर मीडियम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। और क्या खास बात है, अब देखिए आगे बताते हैं। कुछ मटेरियल्स का म्यू क्या होता है,
जैसे मैं बताऊं म्यू वैक्यूम का, ये होता है 1। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। म्यू वायु का, एयर का, वैसे तो हम किताबों में एक ही लिखते हैं, एक ही कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं, बट एक्चुअल में 1.003 होता है। बट अपने को पढ़ना क्या है? 1 ही लेंगे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना पढ़ना है? 1 ही पढ़ना है। म्यू वाटर का कितना होता है? ये होता है 1.33, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3। म्यू ग्लास का, कांच का कितना होता है? 1.5, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2। म्यू डायमंड का कितना होता है? 2.4। ये मैक्सिमम है, ये सबसे ज्यादा है। आपको तो बस 2-3 का ध्यान रखना है, एयर का, वाटर का, ग्लास का, ये ज्यादा काम आएगा। ये वैक्यूम और एयर का तो सेम सा ही है। अब देखिए, निरपेक्ष के बाद एक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। जब हम एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो वहां आएगा रिलेटिव सापेक्ष। अपवर्तनांक को हम अपवर्तनांक के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या है, जैसे μ2 है, इसमें मैं डिवाइड लगा दूं μ1 को, तो इसको मैं लिखूंगा μ21। इसका मतलब क्या है? μ21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब जब एक माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड लगा दो, तो जो आपको मिलेगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ21। अब इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, μ21 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम ही चीज है। इसको कई किताबें ऐसे भी लिखती है, μ21 n से भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे एनसीईआरटी इसको क्या लिखेगी? n21। इसको क्या लिखेगी? n21। इसको क्या लिखेगी? n21। तो ये सेम ही चीज है। म्यू की जगह क्या लगा दो? n लगा दो। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं यहां पर लिखूं μ1/μ2, तो ये क्या बनेगा? μ12। क्या लिखोगे आप इसको? μ12 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जो पहले लिखा है उसका और जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 2। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सीधा लिखा जा सकता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम निम्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, और ये लिख दिया। बस इतना ध्यान रखना, जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, जो बाद में लिखा है वो कहाँ आएगा? नीचे। क्या मतलब है इसका? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक बात और बतानी भूल गया मैं इसमें, क्या इसमें इस म्यू का मान 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? म्यू हमने क्या पढ़ा? C/V। तो
लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। माध्यम में स्पीड उससे क्या होगी? कम। तो म्यू का मान या तो क्या होगा? एक होगा, या एक से क्या होगा? बड़ा होगा। म्यू का मान एक होगा या एक से क्या होगा? बड़ा होगा। बट इस म्यू का मान, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। वो जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो कम आया है एक से ज्यादा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एक भी हो सकता है। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था? स्नेल्स लॉ, साइन आई बटा साइन आर। क्या लिखा था हमने? एक नियतांक के बराबर है, कांस्टेंट, और उसको हमने क्या लिखा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन। तो म्यू टू वन को मैं अब क्या लिखूंगा? साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो ये भी कई किताबों उसके आगे तक सोल्व रहता है। ये कौन सा लॉ है? स्नेल लॉ है। स्नेल का नियम ही है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं वो दोबारा, तो ये था नॉर्मल, ये एंगल था आई, ये एंगल था आर। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू टू। तो स्नेल्स लॉ लगाना सीख लो, दिमाग नहीं लगाना है फालतू। ऊपर कौन है? ये वाला मीडियम वन। नीचे कौन है? मीडियम टू। मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो। लिख दिया। मीडियम वन में जो एंगल है कितना है? आई है। तो इसको क्या लिख दो? साइन आई इक्वल। इक्वल का लगा दो। अब क्या करो? मीडियम टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू टू। इस मीडियम में एंगल कितना है? आर। इसके साथ क्या लगा दो? साइन आर। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये बस स्नेल्स लॉ को ही मैंने आगे बढ़ाया है पीछे, क्योंकि तब हमें ये, मैं तब वहां लिख देता तो आपको ये समझ नहीं आता ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये स्नेल्स लॉ का ही एक्सप्लेनेशन है। ये दो तीन स्टेप आपने जो पीछे स्नेल्स लॉ लिखा है उसमें ऐड कर लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब दो छोटी छोटी बातें हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है? अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? यूनिट नहीं होगी। ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक फिजिकल क्वांटिटी में उसी फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड लगा देते हैं तो कोई यूनिट नहीं होती। एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति पर। वायु के लिए क्या था? एक। वाटर के लिए क्या था? 1.33। ग्लास के लिए क्या था? 1.5। डायमंड के लिए क्या था? 2.4। तो जैसे जैसे हमने मीडियम बदला, म्यू बदल गया। और म्यू किस पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। वेलोसिटी ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है ये देखिए। वेलोसिटी क्या होती है? या सिंपली एक मैं बात कहूं, ये मैंने एक वेव बनाई। इस वेव की स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसने यहां से लेकर यहां तक कितना कवर किया है? डिस्प्लेसमेंट इसने यहां से यहां तक कितना कवर किया है? लैम्डा। कितना कवर किया है? लैम्डा। यहां से यहां आने में इसको टाइम कितना लगा? टी। तो v क्या हो गया? लैम्डा बाय टी। v क्या हो गया? लैम्डा बाय टी। अब देखिए, 1/t को क्या लिख सकते हो आप? फ्रीक्वेंसी। क्या लिख सकते हो बेटा?
फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिला? वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिला v इज इक्वल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर दो, n से भी डिनोट करते हैं, कई किताबें न्यू से भी डिनोट करती है, एक बार मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? f से। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा? म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू क्या होता है? c अपॉन v, और म्यू वन क्या होता है? c अपॉन v। ये टू का है तो टू टू लगा दो, वन का है तो वन वन लगा दो। वेलोसिटी तो वैक्यूम में है, वैक्यूम में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम। ये क्या कर जाएगी? कैंसिल। तो म्यू टू वन, तो म्यू टू वन क्या आ गया? तो म्यू टू वन आ गया वी वन अपॉन वी टू। तो म्यू और वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ गया? म्यू और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू टू अपॉन म्यू वन किसके इक्वल है? वी वन अपॉन वी टू। कुल मिला के मैं कह सकता हूं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू एफ। तो v1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा वन f1। v2 की जगह क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टू f2। और अभी हमने बताया है कि रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो f1 f2 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो ये देखो बड़ा मस्त फॉर्मूला आ गया। क्या? म्यू टू वन इक्वल होता है किसके? म्यू टू अपॉन म्यू वन, वी वन अपॉन वी टू, और ये किसके इक्वल है? लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू के। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है म्यू? वेलोसिटी पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? टू ऊपर है, यहाँ टू नीचे है, तो ये कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ के भी क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिख लिया? एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मीडियम पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे म्यू कैसे डिपेंड कर रहा है? म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके। और किस पे म्यू डिपेंड करता है? और म्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। म्यू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे म्यू कैसे डिपेंड करेगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या चीज बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। आपके कोई आग लगा दे तो आप भी तो तेज भागोगे ना। तो टेम्परेचर बढ़ते ही क्या बढ़ती है? वेलोसिटी बढ़ती है। और वेलोसिटी बढ़ते ही क्या कम होता है? म्यू। अभी हमने पढ़ा है कि म्यू डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के। और तो यहां से क्या रिलेशन आ गया? किसका? म्यू का और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? म्यू के। तो कुल मिला के म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टी के। टेम्परेचर बढ़ाने पर म्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। दीज आर द फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड। फर्स्ट क्या था? नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और तीसरा क्या है? टेम्परेचर ऑफ मीडियम। कुछ चीजें और भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात बता देता हूं, जैसे म्यू टू वन है, वो क्या हो गया? म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? वन बाय म्यू वन बाय म्यू टू। और म्यू टू वन क्या हो गया बेटा? वन बाय म्यू वन टू। ये एक और रिलेशन आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन
विद रिस्पेक्ट टू टू। ये हमारा टॉपिक एक बार मैं यहीं स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और बेहतरीन बातें जानेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा समझ आया होगा। हाँ, मानता हूं थोड़ा लेक्चर बोरिंग है, पर सब ठीक है। जय हिंद, जय भारत।